नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, बीपीएससी मीन्स फिलॉसफी। अभी हम लाइव का सेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्किंग इशू है। अभी हम अगर लाइव करेंगे तो फिर अब मैं जैसे अटक जाऊंगा, फिर 1 सेकंड बाद जब मैं बोलूंगा तो आपके 2-4 लाइंस गायब हो चुकी होगी, तो आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे तकरीबन मेरे पास एट प्रेजेंट 11 अलग अलग बैचेज हैं। एनटीए नेट के बैचेज हैं, यूपीएससी मेंस फिलोसॉफी 2020, यूपीएससी मेंस फिलोसॉफी 2021, पीजीपीएससी, यूपीपीसीएस। तो ओवरऑल सभी अभी रिकॉर्डेड चल रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा दिवाली के बाद आई थिंक हो जाएगा। अभी कोई रिपेयरिंग के लिए भी नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए, अभी हम देख रहे थे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर। थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब हम टर्न करते हैं अपनी गाड़ी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की उन सभी स्कूल्स के ऊपर जिन स्कूल्स ने थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। हम कोशिश करेंगे उन सभी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को देखने की जिनसे आपका बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं एथिस्ट फिलॉसफी की बात करूं, एथिस्ट मीन्स व्हाट? एथिस्ट वो हैं जो कि वेदास के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा, एथिस्ट मीन्स वो लोग नहीं हैं जिन्होंने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं, जिन्होंने वेदांत को एक्सेप्ट नहीं किया वो एथिस्ट है। आप कहेंगे फिर एथिस्ट को जब मैं गूगल पे डालूंगा, गूगल ट्रांसलेशन पे, तो उसका मतलब आएगा नास्तिक। और हमने पढ़ा है कि नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में कहा गया है नास्ति च वेदम, नास्ति च वेदम। कहने का तात्पर्य, जिन्होंने वेद को नहीं माना वो नास्तिक है, जो वेद को नहीं मान रहे वो नास्तिक है। लेकिन यहां मजेदारी वाली बात ये रही, वेद इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू गॉड। वेद कोई नॉर्मल लिटरेचर नहीं था, वेद था लिटरेचर ऑफ गॉड, ईश्वर का लिखा हुआ ग्रंथ, ईश्वर के लिखे हुए लिटरेचर। तो वेदों को ही गॉड माना गया था, गॉड को ही वेद माना गया था। बट फिलॉसफिकल अगर टर्मिनोलॉजी यूज करें तो एथिस्ट मीन्स जिन्होंने वेदास के एग्जिस्टेंस को, उनकी अथॉरिटी को, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, वो सब एथिस्ट थे। 3 फिलोसफर्स इसमें आते हैं, चारवाक, जैन, बुद्ध। चारवाक, जैन और बुद्ध। अब इसमें कुछ लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेदास के अंदर आत्मा माना है, जैन के अंदर भी आत्मा माना है, तो फिर इसने एक्सेप्ट कैसे नहीं किया? कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। जिस आत्मा के ऊपर वेदास के जो कंसेप्ट हैं, वेदों के जो कंसेप्ट हैं, वेदों का जो थ्योरी है, वेदों के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें जैन या बुद्ध या चारवाक ने एज इट इज, जैसा वेदों में लिखा हुआ है वैसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट किया होगा आत्मा को, एक्सेप्ट नहीं किया उस कंसेप्ट को जो वेदों में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए, ये मैं एक गाड़ी बना दी मैंने, ठीक है, सड़क के ऊपर एक गाड़ी जा रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जा रही है, जाने दीजिए। अब इसको देखने वाले ये 3 लोग हैं, इसको देखने वाले 3 लोग हैं। ये कहता है ये गाड़ी है, इसका नाम है मारुति। ये कहता है ये
गाड़ी है जिसका नाम है स्कोडा, ये कहता है ये वाहन है और ये BMW है। अब मुझे आप बताइए, क्या ये तीनों गलत हैं? नहीं। लेकिन क्या ये तीनों एक जैसे हैं, इक्वल हैं? नहीं। ये कंसेप्ट है। गाड़ी, मारुति और स्कोडा जो कहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी फिलॉसफी के ऊपर कायम हैं। ये मान लीजिए वेदास के कंसेप्ट हैं। वेद जो है इस गाड़ी को मारुति और स्कोडा कहकर प्रोनाउंसिएशन करता है इसका। लेकिन एक थर्ड पर्सन है हमारा जो इसे गाड़ी भी नहीं मानता, इसे वाहन मानता है और इसे BMW नाम से बुलाता है, प्रोनाउंसिएशन करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फाइनल अथॉरिटी है उसके स्वरूप के ऊपर कोई चेंज नहीं है, बट डिफरेंस है वो है कंसेप्ट के ऊपर, इस थ्योरी के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, थ्योरी के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जो कंसेप्ट है वो सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, ऑब्जेक्ट जो था वो चेंज नहीं हुआ। तो जब मैं कहता हूं एथिस्ट, तो उन्होंने वेदास के कंसेप्ट को, वेदास के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, वेदास की थ्योरी को, वेदास की वर्डिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी वर्डिंग, अपना कंसेप्ट, अपना थ्योरी। चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, हिस्ट्री नहीं पता, इसके बारे में हिस्ट्री के अंदर कोई एविडेंस नहीं है। नाम कैसे आया एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, केवल हाइपोथेटिकल सोचा जाता है। चारवाक का मतलब क्या है? एक कहेगा चारू मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। ये लोग सुंदर बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, मीठा बोलते थे। दूसरा, चारू भोजन, ये लोग खाने खाने में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे। थर्ड, चर घूमने फिरने वाले, ये घूमने फिरने वाले लोग हुआ करेंगे, इसलिए इनका नाम चारवाक गिर गया। फोर्थ, बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति के शिष्य चारवाक। अब कौन था, क्या था, कब था, कहां तक था, किसी को नहीं पता, बट जो था वो ये था। क्या था? चारवाक के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीना सिखाया इसने। ये वर्तमान की ही बात करेगा, वर्तमान में जीना सीखो। सेकंड, इसने बताया भविष्य शून्य है, कुछ नहीं है भविष्य, जो है आज है। अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस, जीरो है, अंधविश्वास में कभी ध्यान मत दो। धर्म होता ही नहीं है, यह आपको पागल बनाने का केवल एक माध्यम है। मोक्ष केवल कल्पना, सच नहीं है। स्वर्ग कभी देखा नहीं, तो मुझे नहीं लगता इसका एग्जिस्टेंस होगा। नरक केवल शब्द है, ओनली अ वर्ड, जस्ट अ वर्ड, और कुछ नहीं है। पाप, डेफिनेशन बताइए, नहीं पता, छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। पुण्य कुछ नहीं है। ये चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये इन आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। देखिए, इस पूरे आप पेज को अगर देखें तो आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि चारवाक के जो लोग हैं, चारवाक को एक्सेप्ट करने वाले जो लोग हैं, चारवाक की थ्योरी को एक्सेप्ट करने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका थ्योरी ऑफ नॉलेज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ completely based on the theory of perception, completely based on perception, पूर्णतः प्रत्यक्ष पर आधारित है। तभी आप इन सभी चीजों से समझ सकते हैं। वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि जो है आज है। भविष्य जीरो है, क्योंकि उसे देखा नहीं गया। अंधविश्वास, किसी चीज में अंधा विश्वास मतलब अपने सेंसेस को बंद करके विश्वास मत करना। धर्म कुछ नहीं है, देखा नहीं जा सकता।
मोक्ष देखा नहीं जा सकता, स्वर्ग देखा नहीं जा सकता, नरक देखा नहीं जा सकता, पाप देखा नहीं जा सकता, पुण्य देखा नहीं जा सकता, तो इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मीन्स चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी का थ्योरी ऑफ नॉलेज का जो कंसेप्ट है कंप्लीटली, और मैं कहूँ आइडियली बेस्ड ऑन जस्ट अ थ्योरी ऑफ परसेप्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो चारवाक कहते हैं जो है, जहां है, जैसा है, उसकी अथॉरिटी तभी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू चारवाक जब वो प्रत्यक्ष हो जाए। प्रत्यक्ष मीन्स चारवाक कहते हैं नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है उसका नाम है परसेप्शन। देखना, टेस्ट करना, म्यूजिक सुनना, फ्रेगनेंस करना, ये सब चीजें जो है, सेंसेशन आपका स्किन का, ये सब चीजें जो है वो है प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जो हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का थ्योरी ऑफ नॉलेज देखा था उसमें ये ओनली परसेप्शन को यूज करते हैं। व्हाई? बड़ा क्वेश्चन, व्हाई? ऐसा क्यों? प्रत्यक्ष में ऐसा क्या है, परसेप्शन में ऐसा क्या है? देखिएगा, चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी का जो कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन है वो अपने आप में एक ऐसा अनूठा कंसेप्ट है जिसके अंदर चारवाक ये बताने की कोशिश कर रहा है जब भी आप किसी की नॉलेज करने चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गए किसी की नॉलेज करने, आप गए, आप इसकी नॉलेज करने गए कि ये किसका पेड़ है, ये किसका पेड़ है, आम का, अमरूद का, केले का, टमाटर का, पाइनएप्पल का, इसका, उसका, वॉटेवर, ठीक है ना। टमाटर का पेड़ तो नहीं होता लेकिन हो सकता है छोटा सा पेड़ हो टमाटर का, पौधे को मैंने पेड़ बना दिया, हाइपोथेटिकल फिलोसफिकल है, कुछ भी हो सकता है। ये पेड़ की नॉलेज करने गया। चारवाक कहता है नॉलेज तो तभी आप करेंगे जब पहले इसका वहां पर प्रेजेंस होगा, उपस्थिति। जब तक इस ऑब्जेक्ट का वहां पर अटेंडेंस नहीं होगा, वहां पर प्रेजेंस नहीं होगा, वहां पर ये उपस्थित नहीं होगा, तब तक इस पेड़ के बारे में आप क्या ज्ञान कर पाएंगे, तब तक आप क्या ज्ञान कर पाएंगे। आप आगरा गए, ताजमहल देखने गए, जब आप ताजमहल देखने गए थे तो ताजमहल वहां था ही नहीं, तो क्या आपको ताजमहल का नॉलेज होगा? नहीं होगा। आप फ्लाइट में बैठने गए कि मैं जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा हूं और वहां देखा एक बैलगाड़ी खड़ी है, आप कहेंगे किसको पागल बना रही हो, तो बैलगाड़ी है। क्यों? अरे फ्लाइट ऐसी नहीं होती भैया, पता है, मैंने देखी है ना। देखी है। जब तक फ्लाइट वहां अवेलेबल नहीं है, जब तक वो वहां प्रेजेंस नहीं है, उपस्थित नहीं है, तब तक आप फ्लाइट की, ताजमहल की, इस पेड़ की नॉलेज नहीं कर सकते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू चारवाक परसेप्शन जो है आपका प्राइमरी मैंडेटरी कंडीशन है, प्राथमिक और अनिवार्य शर्त है ज्ञान की अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब तक वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है वहां पर, इट मीन्स परसेप्शन जो है, द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी उपस्थिति को दर्ज करने का एक माध्यम है। उसकी उपस्थिति जब वहां दर्ज होगी तभी उसके बारे में ज्ञान किया जा सकता है, अदरवाइज उसके बारे में ज्ञान किया ही नहीं जा सकता, असंभव, इम्पॉसिबल है। इट मीन कहीं ना कहीं चारवाक का थ्योरी ऑफ परसेप्शन समझाने की कोशिश कर रहा है कि नॉलेज करने का तरीका क्या है। तो स्टेप्स देखिएगा। फर्स्ट स्टेप, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वहां पर अवेलेबल होगा। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने उसको एनालिसिस किया, एनालाइज किया उसको, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कैसे है, आपने एनालाइज किया उसको, देन यू गेट द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अंत में आपको उसका ज्ञान हो जाएगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। चारवाक कहते हैं सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे प्राइमरी स्टेप है आपका, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, काल्पनिक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टेप आपका काल्पनिक है,
तो ये भी काल्पनिक होगा और जो नॉलेज आपको मिलेगी उसकी जो एक्यूरेसी है वो 0 होगी। और अगर 0 नहीं भी होगी, मान लीजिए मोर देन 0 होती है, बट 100% कभी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू चारवाक। 100% नहीं हो सकती। मे बी पॉसिबल, आपने तुक्का लगाया, वो 99% सही हो गया, 99.99% सही हो गया, बट 100% सही नहीं हो सकता। 100% नहीं हो सकता। मीन्स एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा ही देती है। मीन्स मैं अगर पूरे साल चिल्लाऊं, आज बारिश आएगी, आज बारिश आएगी, आज बारिश आएगी, आज बारिश आएगी, तो साल में 10, 15, 20 दिन तो ऐसे आएंगे जब मैंने कहा बारिश आएगी और बारिश आ जाएगी। लेकिन रिमेनिंग 340 डेज, 330 डेज, 300 डेज बारिश नहीं आएगी। चारवाक कहते हैं सबसे पहले अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर आकाश में बादल हैं तो मे भी बारिश आ जाएगी। बारिश आ गई तभी मैं ये अश्योरिटी दे सकता हूं कि बारिश आ गई है। उससे पहले मैं जब भी डिक्लेरेशन करूंगा वो नॉलेज नहीं कहलाएगी, जस्ट असर्शन कह सकते हैं उसका, जस्ट इमेजिनेशन कह सकते हैं आप, जस्ट क्या जैसे कहीं किसको हम हाइपोथेसिस, एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तभी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद हो, उपस्थित हो। अदरवाइज केवल और केवल विचार हैं, केवल और केवल बातें हैं, केवल और केवल शब्द हैं जिनकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। दैट्स इट, सिंपल थिंग। ये था चारवाक का थ्योरी ऑफ परसेप्शन। अब इस थ्योरी ऑफ परसेप्शन के अंदर उन्होंने कहा जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबिलिटी के अंदर नहीं है, अटेंडेंस जिसकी नहीं है, उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो भी हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी हो। तो क्वेश्चन आया, द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस, अनुमान का जो नियम है वहां पर तो अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने देखा था अव्याप्ति संबंध, अ कंपल्सरी रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य। हेतु वो है जिसकी अवेलेबिलिटी वहां है, जिसको हम विजिबल कर सकते हैं। साध्य वो है जिसका हमें अनुमान करना है, इन्फ्रेंस करना है, उसको हमें कल्पना के अंदर जीना है कि वो होगा। मे बी पॉसिबल, अगर धुआं है तो आग तो होगी ही होगी। अनुमान है, देखा नहीं है किसी ने, अनुमान है। चारवाक कहते हैं मान लेता हूं मैं कि आपका कई बार ये हेतु से साध्य का जो रास्ता है कई बार आपका प्रूफ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, मान गया मैं आपकी बात। आपने धुआं देखा, वहां आग भी देखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, होगी, अच्छी बात है। बट मुझे बताइए, अगर मैं इस धुआं को एक बर्तन के अंदर बंद कर देता हूं और उस बर्तन को आपके सामने लाकर फोड़ देता हूं जिसमें से धुआं निकल रही है, तो मुझे बताइए क्या अब उस बर्तन के अंदर आग है? आप सुबह उठते हैं, चारों तरफ कोहरा दिखाई देता है, सर्दियों के मौसम में कोहरा, फॉग दिखाई देता है, क्या धुआं तो है, आग है? इट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है? चारवाक कहते हैं मे बी पॉसिबल, तुक्के के द्वारा, तुक्का लगाया आपने, एक जस्ट तुक्का, तुक्का लगाया मैंने, हाँ ये ऐसे होगा, और वो गलती से वैसा हो जाता है। बट चारवाक कहते हैं इसको आप नॉलेज नहीं कह सकते, ये नॉलेज की कैटेगरी में नहीं है। नॉलेज वही हो सकती है जिसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही ना हो, जिसे किसी और एविडेंस की आवश्यकता ही ना हो, जो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड ना हो, वही रियल नॉलेज है। इट मीन्स हेतु एक रियल नॉलेज है, बट साध्य एक इमेजिनरी नॉलेज है। इट मीन्स 100 में से हो सकता है 80 बार, 80 बार आपको आपका अंदाजा सही निकले, बट 20 टाइम्स, 20 बार आप सही नहीं होंगे। यही रीजन है चारवाक कहते हैं कि मैं इन्फ्रेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर चारवाक ने इन्फ्रेंस के अंदर ये बोला कि इन्फ्रेंस की मदद से हमें कभी भी प्रमाणित ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कभी भी नहीं। चारवाक ने ऐसा कभी नहीं बोला। चारवाक ने सिर्फ इतना कहा कि हमें अनुमान के द्वारा
प्रमाणित ज्ञान हमेशा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज आप इससे एक एग्जैक्ट, एक प्योरीफाई नॉलेज एक्सेप्ट करें, ऐसा संभव नहीं है कभी। इट मीन्स मे बी पॉसिबल, 80 भी छोड़ दीजिए आप, आपको 99 बार सही ज्ञान हो गया, बट एक बार ऐसा जरूर होगा जब आपको धुआं तो दिखाई देगा लेकिन वहां आग होगी ही नहीं। बात खत्म। चावा कहते हैं ठीक है मैं मानता हूं व्याप्ति संबंध है, कंपलसरी रिलेशन है, बट कंपलसरी रिलेशन तभी वैलिड है जब आपके सामने आग जल रही हो और उसमें से धुआं निकल रहा हो, तब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो विजिबल नहीं है उसके ऊपर हम केवल दिमाग लगा रहे हैं कि वो होगा, होना चाहिए, पॉसिबल है, ये नॉलेज का तरीका नहीं है। तो मैं इन्फ्रेंस को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इन्फ्रेंस का एक पार्ट जो है साध्य, वो विजिबल नहीं है जिसको मैं अपने सेंसेस की मदद से देख सकूं, जांच सकूं, परख सकूं। और ऐसी जो भी नॉलेज है जो मेरे सेंसेस की रेंज में नहीं है, वो नॉलेज मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड, द कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन को आप एक्सेप्ट करेंगे? 4 बार कहेंगे नहीं। क्यों? सेम थिंग है। मैंने पास्ट के अंदर कोई एक इमेज देखी थी, पास्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट की नॉलेज की थी, और वही ऑब्जेक्ट की नॉलेज मैं प्रेजेंट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, इमेजिनेशन, कल्पनाओं के अंदर। बात वही, सेम सेम थिंग। एक जो ऑब्जेक्ट जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है, एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, वो तो सही है, वो तो रियल है, लेकिन मैं जिसको पास्ट टेंस से उठाकर ला रहा हूं और इस पर अप्लाई कर रहा हूं, एग्जैक्ट नॉलेज मुझे हमेशा अचीव नहीं हो सकती, गलती की गुंजाइश रहेगी, और जहां गलती की गुंजाइश है उसे मैं एग्जैक्ट नॉलेज नहीं। थर्ड, द वर्ड टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण। क्या शब्दों को मानेंगे आप? 4 बार कहेंगे नहीं, सॉरी। फर्स्ट थिंग, वर्ड्स जो हैं आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, ये अनुमान पर आधारित है, इसलिए मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात, जो शब्द हैं वो मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के शब्द हैं, थर्ड पर्सन के वर्ड्स हैं। उस बंदे ने जब वो वर्ड्स कहे थे तो उसने अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उनको बनाया था, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस्ड पर एक बुक लिखी थी। लेकिन मेरी लाइफ वैसी नहीं है। मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज, मेरी कंडीशन, मेरी फिजिक, मेरी मेंटल एबिलिटी उस बंदे जैसी नहीं है। तो सॉरी, मैं उसके वर्ड्स को एक नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इन्होंने वेदों के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया। ये वेद जो लिटरेचर हैं ये बहुत सालों पहले लिखे गए हैं। बहुत सालों पहले मतलब उस वक्त की कंडीशन, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी सब अलग हुआ करती थी। एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, जो आपका सिनेरियो है, वो ऐसा है जिसके लिए आपको इन वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खुद के नए वेद लिखने पड़ेंगे, खुद का नया ज्ञान लिखना पड़ेगा, और ये ज्ञान जब आप मर जाएंगे उसी वक्त डिसॉल्व हो जाएगा। कोई भी कुछ भी बाकी इसमें से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ यूनिक है। पैदा हुआ, मरा, काम खत्म, उसके अलावा यहाँ कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। तो मैं इन तीनों के तीनों थ्योरी ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करता। कंपेयर करते हैं, क्या चार्वाक सही कह रहा है क्या? मे भी कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं चार्वाक सही तो नहीं है, कहीं ना कहीं चार्वाक पूरी तरह सही तो नहीं है। फिलॉसफी का एक बेसिक फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है, बेसिक एक प्रिंसिपल है, एक मैंडेटरी प्रिंसिपल कह दें। जो भी फिलोसफर, जो भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोथ इंडियन और वेस्टर्न के अंदर जो आइडल बनने की तरफ निकल जाता है, आदर्श 100% बनने की तरफ निकल देता है, वो गलत हो जाता है। ध्यान रखिए, जहां गुंजाइश है, जहां गलती की संभावना है, जहां कुछ ना कुछ गलती है, वही सर्वाइवल कर सकता है। लेकिन जो एग्जैक्ट हो गया, जिसने कहा कि मैं तो फिक्स हो गया, अब मैं चेंज नहीं होऊंगा, वो खत्म हो जाता है। चारवाक नहीं, ओनली परसेप्शन, ओनली परसेप्शन। चलिए एक एग्जांपल देके देखते हैं इसका। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं हमेशा देता हूं।
आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा है? वेरी गुड। अब मुझे इसका मीनिंग बताइए क्या है? इसका मीनिंग बताइए। ये मैंने क्या लिखा है? क्या ये मेरे सिग्नेचर हैं? क्या ये मेरा नाम है? क्या ये मेरे गाँव का एड्रेस है? क्या ये मेरे शहर का एड्रेस है? क्या ये मेरे मंगल ग्रह के फार्म हाउस का एड्रेस है? क्या ये कोई किसी गीता, कुरान, बाइबल के उसके कोई मैंने कोई अच्छे वर्ड्स लिखे हैं? क्या है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू चारवाक अगर आपको इसका परसेप्शन हो रहा है तो आपको इसकी नॉलेज भी हो जाएगी। सिंपल। बताइए, हुई नॉलेज? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ओनली परसेप्शन से ओनली अटेंडेंस प्रूफ होती है, ओनली उसका एग्जिस्टेंस प्रूफ होता है, नॉलेज अचीव नहीं होती है। नॉलेज अगर मुझे इसकी अचीव करनी है उसके लिए मुझे इन्फ्रेंस की मदद लेनी पड़ेगी, कंपैरिजन की मदद लेनी पड़ेगी, वर्ड टेस्टिमोनी की मदद लेनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है। सिंपल। जैसे कि मैंने कहा, ये क्या है? अरे सर ये तो इंडिया लिखा है आपने। अच्छा इंडिया, INDIA, ये INDI क्या होता है? अरे सर अंग्रेजी वर्णमाला नहीं देखी क्या आपने? हाँ देखी तो है, वही तो है, भारत का नाम है ये। अच्छा, भारत, भारत क्या है? अरे सर एशिया में एक देश है जहां हम रहते हैं, एशिया में देश है, हाँ। इट मीन्स अब सिर्फ इस एक शब्द को, इस वर्ड को पढ़कर, इस सेंटेंस को पढ़कर या जो भी इसको आप कहें, इसे पढ़कर आपको सब कुछ समझ में आ गया। इसकी ज्योग्राफी, इसकी पॉपुलेशन, इसकी हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर, इसकी पॉपुलेशन, इसके लोग, इसके ये, इसका कल्चर, सब समझ में आ गया। कब? ओनली परसेप्शन से आ गया? नहीं, इस परसेप्शन के पीछे प्रीवियस नॉलेज भी है, कंपैरिजन भी है, इन्फ्रेंस भी है, वर्ड्स भी हैं, बहुत कुछ है। तब जाकर एक इंडिया का इमेजिनेशन होता है और इंडिया के बारे में नॉलेज होती है। इट मीन्स ओनली, ओनली परसेप्शन। जब मैं कहता हूं ओनली तो वहीं पर ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी ओनली वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। ओनली परसेप्शन वैलिड नहीं है, ओनली परसेप्शन से नॉलेज नहीं होती है। अगर नॉलेज करनी है तो भैया ओनली परसेप्शन नहीं, परसेप्शन एक, सिर्फ एक पार्ट है नॉलेज का, एक पार्ट है प्रमाण का, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग, मेरा पेन बंद हो गया, चलिए फिर से चालू करते हैं। ठीक है, जब चारवाक कहते हैं कि मैं केवल उन्हीं को एक्सेप्ट करूंगा जो परसेप्शन या फिर मेरी सेंसेस के दायरे में आएंगे, अदरवाइज मैं किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, ये तो कहीं ना कहीं खुद एक अनुमान लगा रहे हैं कि जो, जिसका एग्जिस्टेंस, जिसका जिसका परसेप्शन नहीं होता उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसका परसेप्शन नहीं है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। समुद्र के अंदर तकरीबन करोड़ों की संख्या में प्रजातियां पाई जाती है, छोटे मोटे बड़े मछलियां, ये वो, ठीक है, फंगस, ये पता नहीं क्या क्या पाया जाता है समुद्र में। क्या हमें सभी का नॉलेज है? नहीं। तो क्या समुद्र इतना सही है? नहीं। अरे सर बहुत सारे जानवर हैं वहां तो हमें पता ही नहीं है। सेकंड थिंग, साइंस आपके दिमाग को कितना पढ़ पाया है अभी? 4%, 5%, 10%। देन सबके पास 10% दिमाग है, 90% है ही नहीं। अरे नहीं सर, पॉसिबिलिटी है। स्पेस के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं जिनको हम जानते हैं? 10, 20, 50, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बस। क्या इसके आगे? सर बहुत है इसके आगे, तो हमें पता ही नहीं है अभी तक तो। इट मीन अगर आप ये कहते हैं कि जो ओनली परसेप्शन है वही उसी का एग्जिस्टेंस है, बाकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या तो आपका कंसेप्ट इन्फ्रेंस के ऊपर बेस्ड है, या आपको परसेप्शन का पता ही नहीं है, या आप खुद ही आपके परसेप्शन की लिमिटेशंस कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए आप तीनों में से क्या कर रहे हैं। या तो आप खुद बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस हैं,
या आपको परसेप्शन का मतलब ही नहीं पता, या आपने खुद ही अपने परसेप्शन के ऊपर सीमाएं लगा दी, लिमिट्स लगा दी। गलती से किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने खुद ने अपनी इंसल्ट कर दी। सॉरी। चारवाक का थ्योरी ऑफ परसेप्शन यहां भी कहीं ना कहीं हल्का महसूस हुआ। थर्ड, आपने कहा मैं स्वर्ग को नहीं मानता, मैं नरक को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं पुण्य को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने कहा कि ये मुझे इनका प्रत्यक्ष नहीं होता, परसेप्शन नहीं होता। लेकिन भैया ये तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस है। आपने तो अनुमान किया है, आपने तो अनुमान किया है इसका। मुझे आप बताइए, आपने इसका इग्नोरेंस कैसे किया? आपने इसको क्रिटिसाइज कैसे किया? अगर आपने देखा ही नहीं तो क्रिटिसिज्म कैसे आया? अनुमान किया आपने, अनुमान किया। इट मीन्स चारवाक जब इन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज करते हैं, अनुमान को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके लिए भी इन्फ्रेंस का यूज लेते हैं। इन्होंने इन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज किया कि भैया हमें जब हेतु दिखाई देता है तो साध्य के बारे में पता ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि साध्य को मैं फाइंड आउट कर लूंगा? साध्य की अश्योरिटी में कहीं ना कहीं उसे डाउट है। डाउट क्यों है आपको? आपने तो देखा ही नहीं, तो डाउट क्यों है? और अगर आप जो नहीं है उसको आप मना कर रहे हैं, इट मीन्स आप भी तो वही कंसेप्ट लगा रहे हैं जिसको न्याय दर्शन ने कहा है हेत्वाभास। इट मीन्स आपने इन्फ्रेंस को एक्सेप्ट तो किया है। क्यों किया है? इन्फ्रेंस को आपने एक्सेप्ट तब किया जब आपने इन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज किया कि इन्फ्रेंस का एग्जिस्टेंस नहीं है। चारवाक का क्रिटिसिज्म ऑफ इन्फ्रेंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस। बात खत्म। इट मीन्स चारवाक का थ्योरी ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं एक ऐसा कंसेप्ट है जो चारवाक खुद कभी नहीं समझ पाए। मूल्यांकन करते हैं, फाइनली अपने मुद्दे पर आते हैं, कंक्लूजन कोशिश करते हैं निकालने की चारवाक कहना क्या चाहता है। चारवाक का थ्योरी ऑफ नॉलेज अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन का। क्या है इसमें यूनिक? यूनिक इसमें यह है, इन्होंने बताया एक हाइट क्या होती है, किसकी? हाइट ऑफ कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, हाइट ऑफ नॉलेज क्या होती है। इन्होंने परसेप्शन को एक्सेप्ट किया। इनका कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन ऑब्जेक्ट के अवेलेबिलिटी को, उसके प्रेजेंस को एक्सेप्ट करके बात करता है कि नॉलेज का प्राइमरी कंडीशन जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका नॉलेज हमें कभी नहीं हो पाएगा। बात ठीक थी इसके, लेकिन चारवाक की गलती ये रही, चारवाक ने इस कंसेप्ट को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने की कोशिश की, जो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज इसके कारण उसे होना पड़ा। बहरहाल चारवाक का कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन एक यूनिक कंसेप्ट है, जहां पर उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी के लॉक, बर्कले और ह्यूम के एम्पिरिसिज्म के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, या उससे आगे एक कदम बढ़कर बोलने की कोशिश की कि बेसिक एम्पिरिसिज्म जो होता है वो ये होता है, जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर मैं कंपेयर करूं चारवाक का ह्यूम के साथ, ह्यूम को हम कहते हैं अ प्योर एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर, शुद्ध अनुभववादी दार्शनिक है वो। एम्पिरिसिस्ट मतलब जो इंद्रिय ज्ञान को मानता है, नॉलेज ऑफ सेंस को मानता है। तो वहां पर एक बात ध्यान रखिए, जब आप कंपेयर करते हैं तो चारवाक इन सब से बहुत बेहतर है, क्योंकि लॉक को ही नहीं पता कि प्राइमरी आइडियाज, सेकेंडरी आइडियाज, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, प्राइमरी थॉट, सेकेंडरी थॉट क्या है। बर्कले को ये नहीं पता कि सेंसेस की मदद से मैं ईश्वर को नहीं जान सकता, लेकिन उसने गॉड को एक्सेप्ट किया। ह्यूम ने कहीं ना कहीं इस पर कवर अप किया, लेकिन ह्यूम का एक स्टेटमेंट जो ह्यूम कहता है कि मेरे सेंसेस लिमिटेड हैं, वो मुझे कभी भी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं करवा सकते। चारवाक कहता है यहाँ पर बिना इंद्रियों के, विदाउट सेंसेस वर्ल्ड का ज्ञान हो भी नहीं सकता। अगर इस दुनिया का ज्ञान होगा तो वो सेंसेस की मदद से ही होगा। लिमिटेशंस जब आप बात करते हैं कि सेंसेस की, तो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन सेंसेस की नहीं है, लिमिटेशंस आपकी क्यूरोसिटी की है, जिज्ञासा की है। कहने का तात्पर्य चाहवाक फिलॉसफी अपने आप में एक बेजोड़ फिलॉसफी है,
यूनिक कंसेप्ट है, वर्ल्ड वाइड ऐसा कंसेप्ट किसी ने कभी नहीं दिया, बट नुकसान ये रहा, फर्स्ट नुकसान, फर्स्ट लॉस, चारवाक के बारे में हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है। चारवाक का कोई भी लिटरेचर हमारे पास नहीं है। चारवाक का कोई भी उनके थॉट्स को जो रिप्रेजेंट कर सके ऐसा कोई लिटरेचर आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। चारवाक की आइडियोलॉजी क्या थी किसी को नहीं पता। चारवाक की बेसिक फिलॉसफी क्या थी किसी को नहीं पता। इट मीन्स बेसिक चारवाक फिलॉसफी जो थी वो खत्म हो चुकी है, उसके बारे में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है चारवाक के बारे में उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं चारवाक इज जस्ट अ लाइफस्टाइल, ये जीवन जीने का एक तरीका था। ठीक है, इसीलिए ये कभी धर्म नहीं बन पाया, ये केवल एक फिलॉसफी ही रह गई। और इसने अपनी फिलॉसफी के कारण हमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रहना सिखाया। इसने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज के कारण हमें वर्तमान में जीना सिखाया। ये इसकी एक ब्यूटी थी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसका आप आंसर राइट करें, बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।